मेल में टेस्टीज गोनैड के रूप में काम करते हैं और यहीं पर गैमेटोजेनेसिस होती है। टेस्टीज के बारे में हम थोड़ी एक्सटेंसिव स्टडी कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम टेस्टीज की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो रीजन्स हैं जहां पर आप कह लीजिए स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, इन पर हम बात करें तो सबसे पहले ओवरी जो कि पेयर्ड ऑर्गन है और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में है। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं विशाल आप सभी का अगेन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट सेशन में। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी की सेहत बहुत अच्छी होगी और प्रिपरेशन चल रही होगी ज़बरदस्त। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम जिस चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो आपके नीट एग्जामिनेशन में हर साल एटलीस्ट 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 12 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का है। तो आज इस पॉडकास्ट सेशन से तैयार हो जाइए अपने इन 12 मार्क्स को सॉलिडिफाई करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस डिस्कशन को। तो डियर स्टूडेंट, आपकी एनसीईआरटी इंट्रोडक्टरी फेज में इस चैप्टर की क्या बात कहती है कि हम ह्यूमन विविपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब ह्यूमन यंग वंस को जन्म देते हैं। ऐसे में कई सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम गो थ्रू करते हैं, जिसमें सबसे पहला इवेंट आता है गैमेटोजेनेसिस, जिसे हम कह सकते हैं गैमेट की फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्म हो जाते हैं तो ऐसे में मेल गैमेट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र होना इंसेमिनेशन प्रोसेस कहलाता है। और जब ये दोनों गैमेट्स पास पहुंच जाते हैं तो ये फ्यूज़ करते हैं और इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है जो कि फीमेल बॉडी में ही रहते हुए डेवलप होता जाता है। ऐसे में जाइगोट में क्लीवेज होती है जो कि एक तरह की सेल डिवीजन है, जिससे यूनिसेलुलर जाइगोट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप होने लग जाता है। इसमें ही ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है, गैस्ट्रुला भी फॉर्म होता है और हम ये पाते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड इसमें लगता है जिसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जिससे एक जाइगोट फाइनली एक कंप्लीट फीटस के रूप में डेवलप हो जाता है। गेस्टेशन पीरियड पूरा होने के बाद ये फीटस मदर की बॉडी से बाहर आता है, जिस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन सभी रिप्रोडक्टिव इवेंट की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर में ये सभी इवेंट गो थ्रू होते हुए हम पाते हैं कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होती है। डियर स्टूडेंट, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होती हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल। अगर हम मेल और फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लेकर बात करें तो काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है मेल और फीमेल में। तो ऐसे में हम ये बात कहें कि इनके ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स आखिरकार किस चीज़ पर बेस्ड हैं, किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, तो डियर स्टूडेंट इसमें बात आती है सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। डियर स्टूडेंट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को गोनैड भी कहा जाता है और ये गोनैड वो जगह हैं जहां पर गैमेटोजेनेसिस होती है। मेल के लिए ये गोनैड टेस्टिस हैं और फीमेल के लिए ये गोनैड ओवरी होते हैं, जो आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। गोनैड्स के अंदर में ना केवल गैमेटोजेनेसिस होती है बल्कि सेक्सुअल हार्मोन्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनके कारण से मेल और फीमेल दोनों में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स की डेवलपमेंट होती है। तो डियर स्टूडेंट, प्यूबर्टी के बाद ही बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में ही हम ये देखते हैं कि उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी हद तक अलग होते जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आगे डिस्कशन करते हुए हम बात करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो डियर स्टूडेंट, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि ये वो रीजन है जहां पर हम कह सकते हैं कि गैमेटोजेनेसिस के साथ साथ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और ऐसे में ही जो मेल स्पेसिफिक ट्रेट्स जिनके बारे में अगर हम बात करते हैं कि बियर्ड की अपीयरेंस होना, वॉइस की डीप होना, ये सब भी मेल के अंदर में प्यूबर्टी के बाद शुरू हो जाते हैं। अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें तो डियर स्टूडेंट, ये पेल्विक रीजन ऑफ मेल
जो बॉडी की पेल्विक रीजन होती है, वहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसमें हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं जो कि गोनैड है, और इसके अलावा एसेसरी डक्ट्स भी पाई जाती हैं जिनका मेन रोल कंडक्शन ऑफ गैमेट्स होता है। जहां एक तरफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स गैमेटोजेनेसिस और सेक्स हार्मोन्स के प्रोडक्शन से कोरिलेटेड हैं, एसेसरी डक्ट्स इनमें से कोई भी काम नहीं करती। ये केवल और केवल गैमेट के कंडक्शन को ही परफॉर्म करती है, यानी कि मूवमेंट ऑफ गैमेट। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जिस स्ट्रक्चर की बात यहां पर करने जा रहे हैं वो है स्क्रोटम। डियर स्टूडेंट, स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस एस्टेब्लिश रहती हैं, रिसाइड करती हैं। ये स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से एक जिस लिंक के थ्रू कनेक्ट रहता है उसे इंग्विनल कैनाल कहा जाता है। फर्दर इस इंग्विनल कैनाल से स्पर्मेटिक कॉर्ड गुजरती है, जिससे आप कह सकते हैं कि स्पर्मेटिक वेन्स, स्पर्मेटिक आर्टरीज और स्पर्मेटिक नर्व्स गुजरती हैं, जो कि टेस्टिस की कनेक्टिविटी बनाती हैं एब्डोमिनल कैविटी से। फर्दर डियर स्टूडेंट, इसमें आगे हम अगर स्टडी करें कि टेस्टिस की आखिरकार बॉडी से बाहर होने की क्या रीजन है, क्योंकि स्क्रोटम जो है ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की ओर लाई करता है, तो इसमें हमें इस बात को जानना जरूरी है कि टेस्टिस का जो मेन फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि हम ये बात यहाँ पर जिस गैमेट की कर रहे हैं मेल में वो स्पर्म होता है, इसलिए इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है इन मेल। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो एनवायरनमेंट, जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो बॉडी टेम्परेचर से अलग होती है। आपको पता होगा कि हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, लेकिन गैमेट बनने के लिए ये टेम्परेचर सही नहीं है। लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर एफिशिएंट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो चूंकि स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ लाई करता है, ये वो प्रॉपर टेम्परेचर यहां पर अवेलेबल करा पाता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। तो ऐसे में हमें स्क्रोटम की सिग्निफिकेंस आई होप अच्छे से समझ में आ गई है। फर्दर आगे हम बात करते हैं मेल एसेसरी डक्ट्स की। तो डियर स्टूडेंट, वहां पर आप पाएंगे कि कई तरह की डक्ट्स पाई जाती हैं, जैसे रेटी टेस्टिस है, फिर उसके बाद वसा एफ्रेंशिया है, फिर इससे अगर हम आगे बढ़े तो एपिडिडाइमिस की बात आती है, और वास डिफरेंस भी इसमें शामिल है। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब हम इन डक्ट्स पर पहुंचते हैं तो इनका कई, आप कह लीजिए कि फंक्शन में से एक जो मेन फंक्शन है वो केवल क्या है, कंडक्शन ऑफ स्पर्म। पर उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर सबसे पहले स्क्रोटम में लाई करने वाली हमारी टेस्टिस के बारे में हम थोड़ी एक्सटेंसिव स्टडी कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो रीजन्स हैं जहां पर आप कह लीजिए स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, इसको ऑब्जर्व करते हुए हम ये पाते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर मल्टीपल कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोब्यूल्स कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ये लगभग 250 नंबर में होते हैं, और हर एक लोब्यूल में हम पाते हैं कि वहां पर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जा रही हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही हैं वो रीजन जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ऐसे में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो 2 खास तरह की सेल्स पाई जाती हैं, उनमें से एक है स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया ही वो प्रिकर्सर सेल्स हैं जिससे स्पर्म डिराइव होते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और दूसरी जो सेल है इसे सर्टोली सेल कहा जाता है। इस सर्टोली सेल का मेन फंक्शन अगर हम जानना चाहें तो स्पर्म को नरिशमेंट देने का ये काम करती हैं। और ऐसे में हम पाते हैं कि जो भी स्पर्म यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कंप्लीटली जब तक डेवलप नहीं हो जाते थ्रू द प्रोसेस ऑफ नरिशमेंट फ्रॉम सर्टोली सेल, तब तक वो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही रिसाइड करते हैं। फर्दर डियर स्टूडेंट, इससे आगे हम जब स्ट्रक्चर को टेस्टिस के देखते हैं
तो हम पाते हैं कि यहां पर 3 कवरिंग्स हैं। सबसे पहले बात आती है ट्यूनिका वेजिनैलिस की, सेकंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया की, और तीसरी है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो डियर स्टूडेंट, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिसके बारे में हमने बात कर ली है, तो इनके बीच जो इंटरस्टिशियल रीजन पाया जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस पाया जाता है, इसे अगर आप देखें तो यहां पर भी कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है या लेडिग सेल कहा जाता है। ये लेडिग सेल्स वे सेल्स हैं जो मेल स्पेसिफिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाती हैं, जिन्हें हम एंड्रोजन्स कहते हैं। इनमें भी मेन एंड्रोजन अगर हम जानना चाहें तो टेस्टोस्टेरोन का नाम आता है। ये टेस्टोस्टेरोन ही वो मेन हार्मोन है जो कि मेल स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट को जस्टिफाई करता है, उसे डिटरमाइन करता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट, यहां तक जो हमने डिस्कशन करी है वो आपको क्लियर समझ में आ गई है। अब जैसे हम टेस्टिस के बारे में जान चुके हैं, अब हम यहां पर उन डक्ट्स के बारे में भी थोड़ी एक्सटेंसिव स्टडी कर लेते हैं जो कि स्पर्म के कंडक्शन में रोल प्ले करेंगी। तो डियर स्टूडेंट, टेस्टिस के पोस्टीरियर रीजन से अगर हम ध्यान दें तो वहां पर हम पाते हैं कि रेटी टेस्टिस के रूप में एक नेटवर्क पाया जाता है, आप कह लीजिए कि कंडक्शन ट्यूब्यूल्स का। ये दरअसल रिसीव करती हैं स्पर्म्स को फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और पास कर देती हैं इसे एपिडिडाइमिस तक थ्रू वासा एफरेंशिया। एपिडिडाइमिस एक कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो काफी ज्यादा लेंथ में पाया जाता है, और ऐसे में ये टेम्पररी स्टोर करने का भी काम करता है स्पर्म्स को। फर्दर आगे हम देखें तो एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस अराइज होती हैं, और ये वास डिफरेंस अराइज होने के बाद उसी इंग्विनल कैनाल से होकर एब्डोमेन में भी एंटर कर जाती हैं, जहां पर ये हम यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ से होकर और फिर फाइनली जाकर यूरिथ्रा से कनेक्ट करती हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम दोबारा से ध्यान देना चाहें कि क्या कुछ और भी ऑर्गन्स यहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो यहां पर तीसरे तरह के जो ऑर्गन्स हैं जो कि होती हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, उसको हमें जानना जरूरी है। तो जहां डक्ट्स को हम लेकर बात कर चुके हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का यहां पर क्या रोल है और वहां पर जो प्रोडक्शन सिक्रीशन का होता है उसका क्या अपना रोल है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली जो ग्लैंड यहां पर आती है वो है सेमिनल वेसाइकल। ये अपने आप में एक पेयर्ड ग्लैंड है और ये जो सिक्रीशन करती है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। जैसे मैंने बात करी कि वास डिफरेंस जाकर यूरिथ्रा से कनेक्ट हो रहा है, उससे पहले ही सेमिनल वेसाइकल की जो डक्ट्स होती हैं ये कनेक्ट होती हैं वास डिफरेंस से। जिस रीजन पर ये कनेक्ट होती हैं वहां से ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो स्पर्म एपिडिडाइमिस से होकर वास डिफरेंस से होकर सेमिनल वेसाइकल तक पहुंचता है, वहां पर सेमिनल वेसाइकल से सिक्रीशन इसके साथ में जुड़ जाती है। अगर हम इसके सिक्रीशन के बारे में और बात करें तो लगभग 60 से 70% सीमन की फॉर्मेशन सेमिनल वेसाइकल के सिक्रीशन से ही होती है। अब यहां हम थोड़ा सीमन को अगर समझें तो डियर स्टूडेंट, जो भी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन के साथ जब स्पर्म जुड़ता है तो ये सीमन फॉर्म करता है। दोबारा से हम सेमिनल वेसाइकल सिक्रीशन के बारे में कुछ और जो इंपॉर्टेंट बात हैं उनके बारे में बात करें तो डियर स्टूडेंट, यहां पर चूंकि ये अल्कलाइन नेचर का है, ये यहां पर स्पर्म के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है जो कि उसके सस्टेनेंस के लिए जरूरी है। इस सेमिनल वेसाइकल के फ्लूइड के अंदर जो कंपोजिशन पर हम गौर करते हैं तो ये पाते हैं कि यहां पर फ्रक्टोज पाया जाता है, यहां प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं, यहां पर आप कह लीजिए कुछ कोगुलेटिंग एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, इसके अलावा कैल्शियम भी पाया जाता है। इन सब के अपने स्पेसिफिक रोल्स भी हैं। जैसे फ्रक्टोज जो है ये स्पर्म की नरिशमेंट के अंदर में रोल प्ले करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन है
ये दरअसल जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है तो वहां पर स्पर्म की प्रोपल्शन में मदद करता है। फर्दर अगर हम आगे देखें, जैसे कोगुलेटिंग एंजाइम्स को लेकर बात यहां पर आती है, तो स्पर्म के कोगुलेशन को ये सपोर्ट करता है, और कैल्शियम की जो रोल है वो स्पर्म की मोटिलिटी के अंदर में काफी होता है। तो आई होप सेमिनल वेसाइकल हम समझ चुके हैं। फर्दर सेकंड जो ग्लैंड यहां पर आती है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक सिंगल ग्लैंड है जो कि यूरिथ्रा, जो कि इजैक्युलेटरी डक्ट है, इससे आगे जब ये यूरिथ्रा से कनेक्ट होती है तो वहां पर ये इसे कवर रखती है और अपना सिक्रीशन यहां इसके अंदर में पोर करती है। तो डियर स्टूडेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड अगेन आप कह सकते हैं कि इसका भी सिक्रीशन जो है ये अल्कलाइन नेचर का ही होता है, मिल्की सिक्रीशन होता है इसका, ठीक है। और अगर इसकी कंपोजिशन पर दोबारा से बात करें तो यहां पर भी आपको सर्टेन तरह के एंजाइम्स देखने के लिए मिलेंगे, एसिड फॉस्फेटेज देखने के लिए मिलते हैं यहां पर। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन भी यहां पर पाया जाता है। तो ये भी कुल मिलाकर आप कह लीजिए कि एल्कलिनिटी प्रोवाइड करता है और स्पर्म के मोबिलिटी को फैसिलिटेट करता है। फर्दर हम आगे डिस्कशन करते हैं, और तीसरी जो ग्लैंड है जिसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहा जाता है और इसे हम कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये दरअसल यूरिथ्रा, जो पिनाइल यूरिथ्रा है उसके जस्ट आप कह लीजिए शुरुआती हिस्से के ऊपर में पाया जाता है। ये भी पेयर्ड होते हैं और अपना सिक्रीशन जो कि म्यूकस नेचर का होता है वो यहां पर सीमन के साथ में आप कह लीजिए कि रिलीज कर देते हैं। चूंकि मैंने यहां पर कहा कि इससे म्यूकस सिक्रीट होता है, तो ये पिनाइल के एंड यानी पेनिस के जो एंड है वहां पर लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट, यहां तक जो कुछ हमने डिस्कस किया है अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्दर अब हम थोड़े से सीमन के कंपोजिशन को लेकर बात कर लें, तो आपको पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड और इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कह रहा हूं, सॉरी, यहां पर सेमिनल वेसाइकल की हम बात करें और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की बात करें, तो इन तीनों के ही जो सिक्रीशन है प्लस स्पर्म, इनसे मिलकर बना होता है सीमन। क्योंकि इन ग्लैंड से रिलीज होने वाला सिक्रीशन अल्कलाइन नेचर का है, ये यहां पर सीमन की पीएच को 7.35 से लेकर 7.5 तक पहुंचा देता है, जो स्लाइटली अल्कलाइन होती है। अगर मैं इस बात पर थोड़ा और एम्फेसिस करूं कि यहां पर इसका अल्कलाइन होना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, तो डियर स्टूडेंट, चूंकि आपको पता होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव जो डक्ट है इसमें से ही होकर, जो यूरिथ्रा की मैं यहां पर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, इसके अंदर से ही होकर यूरिन भी पास होता है और सीमन भी पास होता है। ये कॉमन डक्ट है। अब यूरिन के अगर हम नेचर की बात करते हैं तो वो एसिडिक नेचर का होता है। अगर जो स्पर्म्स हैं वो डायरेक्ट इन एसिडिक नेचर वाले एनवायरनमेंट से होकर गुजरते हैं तो यहां पर वो डिग्रेड हो सकते हैं। तो ऐसे में ये अल्कलाइन जो फ्लूइड है ये यहां पर उसे न्यूट्रलाइज करते हुए स्पर्म को बरकरार रखता है, उसे डिग्रेड होने से रोकता है। तो ये यहां पर सिग्निफिकेंस है इसकी अल्कलिनिटी की। तो यहां तक हमने डियर स्टूडेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिटेल में देख लिया है, समझ लिया है। अब फर्दर हम आगे बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो डियर स्टूडेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जब हम डिटेल में बात करते हैं तो अगेन इसकी सबसे पहले पोजीशन की बात करी जाएगी। तो ये भी फीमेल बॉडी में पेल्विक रीजन पर ही पाए जाते हैं। और इसमें कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं इन पर हम बात करें तो सबसे पहले ओवरी, जो कि पेयर्ड ऑर्गन है और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में है, यानी कि ये गोनैड हैं। फिर फर्दर आगे हम बात करें तो जो डक्ट्स ओवरी से आप कह लीजिए कि ओवम को फर्दर आगे प्रोसीड करती हैं, उन डक्ट्स की बात आती है। सबसे पहले इसमें आता है फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। उसके बाद यूटरस की बात आती है, जिसे वॉम्ब भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहां पर जाइगोट आप कह लीजिए कि शुरुआत में अब जब क्लीवेज होने लग जाती है, उसके बाद जब वो एम्ब्रियो स्तर पर पहुंच जाता है तो इम्प्लांटेशन भी होती है। इम्प्लांटेशन का क्या मतलब है
दरअसल जब फीटस को ग्रो करना होता है, न्यूट्रिशन लेना होता है, तो उसके लिए जो मदर की बॉडी से वो कनेक्शन डेवलप करता है, ये यूट्रस में आकर होता है। ठीक है, तो यूट्रस, जो यूट्राइन मेम्ब्रेन्स होती है, उनके अंदर जब एम्बेडमेंट होती है फीटस की, इसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। क्लियर है ये चीज? फिर यूट्रस से बियॉन्ड हम आगे बढ़ें तो सर्विक्स की बात आती है, वजाइना की बात आती है, और इससे आगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात आती है। तो फर्दर हम आगे बढ़ें यहां पर और डिस्कस करें इसे डिटेल में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरी की। डियर स्टूडेंट, ओवरी के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये ओवल शेप का ऑर्गन है, जिसके डायमेंशंस हमें जो मेंशन्ड हैं वो ये है कि लगभग, अगर हम इसकी लेंथ वाइज बात करें तो लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर के आसपास इसकी, आप कह लीजिए लेंथ, लगभग 2 से 3 भी कहीं आपको लिखा मिल सकता है, इसकी लेंथ रहती है। 1.5 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ होती है और लगभग 1 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। यस स्टूडेंट, इस ओवरी में सबसे अपर लेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये जर्मिनल एपिथेलियम होती है, और यहां से ही फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन करने वाले सेल्स हम देख पाते हैं। फर्दर इनर रीजन की तरफ हम जाते हैं जब, तो यहां पर स्ट्रोमा भी पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो यहां पर मेड्यूला रीजन, सबसे पहले कॉर्टिकल रीजन आता है, फिर मेड्यूला रीजन आता है। तो ये जो रीजन है यहां पर कनेक्टिव टिश्यू काफी ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा सेंट्रल रीजन तक यहां पर वेस्कुलराइजेशन भी काफी पाई जाती है, यानी कि ब्लड वेसल की सप्लाई जो है ये सेंट्रल रीजन स्ट्रोमा के अंदर में काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। और ये बात आपको समझने में आसानी भी देती है कि कैसे आखिरकार जब जर्मिनल एपिथेलियम पर ही वो सेल्स हैं जो कि फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करेंगी, वहां तक न्यूट्रिशन आखिरकार कैसे पहुंचता है। तो ये दरअसल स्ट्रोमा से ही होकर पहुंच रहा होता है, क्योंकि वहां पर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो यहां पर हमने इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करी है। फर्दर हम आगे बढ़ें तो बात करते हैं डक्ट्स की, जो कि फीमेल जो गैमेट है ओवम, इसको मूव कराती है, कंडक्ट कराती है। तो सबसे पहले बात आती है फेलोपियन ट्यूब की। जी स्टूडेंट, इसका सबसे जो पहला हिस्सा है जो कि ओवरी के साथ में कनेक्शन पर रहता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम फिम्ब्रे कहते हैं। जब ओवुलेशन होता है ओवरी से, यानी कि ओवम ओवरी से जब एग्जिट आउट होता है, तो ये फिम्ब्रे उसे कलेक्ट करने में मदद करते हैं। इससे आगे थोड़ा सा वाइड रीजन पाया जाता है जिसे एम्पुला कहते हैं। एम्पुला वही साइट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करता है तो वो मूव करते हुए, चूंकि स्पर्म मोटाइल होते हैं, मूव करते हुए पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कवर करते हुए एम्पुला तक पहुंचते हैं और यहां पर वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्दर यहीं से आप कह सकते हैं कि जाइगोट बनने के बाद क्लीवेज भी शुरू हो जाती है और वो फर्दर आगे मूव करते हुए यूट्रस तक पहुंचता है। फेलोपियन ट्यूब का जो आखिरी हिस्सा जहां से वो यूट्रस से कनेक्टेड है, इसे इस्थमस कहा जाता है। और अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि सर आखिरकार जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, जाइगोट फॉर्म हो चुका है और क्लीवेज चल रही है, तो ऐसे में ये एम्ब्रियो कैसे धीरे धीरे मूव करके यूट्रस तक पहुंचेगा? तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि यहां फेलोपियन ट्यूब में जो सेल्स पाई जाती हैं उन पर सीलिया होते हैं और सीलिया ही उस एम्ब्रियो को मूव कराते हुए यूट्रस तक लेकर आते हैं। तो आई होप ये भी चीज क्लियर हो गई है। फर्दर अब यूट्रस के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये वो रीजन है जहां पर आगे गेस्टेशन पीरियड के दौरान एम्ब्रियो रहता है, वो फीटस के रूप में डेवलप होता है। तो यूट्रस को अगर हम देखें तो ये इन्वर्टेड पीयर शेप का ऑर्गन होता है जिसमें भी लेयरिंग्स पाई जाती हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयरिंग जो है इसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं और जो उसके बाद सेकेंड लेयर आती है इसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। यहां पर दरअसल स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है इसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। जब फीटस की ग्रोथ होनी होती है इनसाइड यूट्रस तो ये एंडोमेट्रियम काफी थिक हो जाती है और उसे एम्बेडेड रखती है। लेकिन अगर हम बात करें कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब फीमेल में चलती है उस दौरान भी
ये एंडोमेट्रियम थिक होती है और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ये बर्स्ट भी होती हैं, जिससे मेंस्ट्रुअल फ्लो जनरेट होता है। तो यूट्रस को डिस्कस करने के बाद अब आगे हम बात करें तो बात आती है सर्विक्स की और वजाइना की। डियर स्टूडेंट, सर्विक्स और वजाइना बर्थ कैनाल भी हैं, जिसमें वजाइना की अगर हम बात करें तो ये कॉपुलेटरी ऑर्गन भी है, लेकिन जब पार्चुरेशन का वक्त आता है तो जो यूट्रस में फीटस ऑलरेडी कंप्लीटली डेवलप हो चुका है वो सर्विक्स और वजाइना के थ्रू ही पार्चुरेशन के प्रोसेस से बॉडी से बाहर आता है। तो ये बर्थ कैनाल भी हम इसे कह सकते हैं। फर्दर आगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया की हम बात करें तो यहां पर मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के रूप में क्लिटोरिस भी पाया जाता है फीमेल में। तो यहां तक डियर स्टूडेंट हमने समझ लिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को। अब हम कुछ उन ग्लैंड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही आप कह लीजिए कि जुड़े हुए हैं और अपना रोल वहां पर निभाते हैं। इन्हें हम फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसमें सबसे पहले जो ग्लैंड्स आती हैं ये हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, जो कि फर्दर फिर दो तरह की पाई जाती हैं, जिसमें आती है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। सबसे पहले लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड की हम बात करें तो ये दरअसल यूरिथ्रा के दोनों तरफ में पाई जाती हैं, और अगर हम इनकी होमोलॉजी देखें तो जैसे मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वैसे ही ये लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी होती हैं। इसके सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो ये भी म्यूकस ही सिक्रीट करते हैं। फर्दर आगे ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ पाए जाते हैं और ये भी ल्यूब्रिकेंट्स ही सिक्रीट करते हैं। अब अगली ग्लैंड्स की हम बात करें तो ये है मेमरी ग्लैंड। इन्हें दरअसल हम लैक्टेटिंग ग्लैंड्स भी कहते हैं, चूंकि मैमल्स में मिल्क प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है तो ये मेमरी ग्लैंड्स ही होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम मेमरी ग्लैंड में उस रीजन के बारे में पता करना चाहें जहां मिल्क प्रोड्यूस होता है तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम यहां पर बात करें तो काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स यहां पर भी पाए जाते हैं जिन्हें हम मेमरी लोब्यूल्स कहते हैं, और जिन रीजन पर मिल्क प्रोडक्शन होता है उन्हें एल्वुलाई कहा जाता है। ये एल्वुलर ल्यूमन जो होता है वहाँ पर मिल्क सिक्रीट करते हैं, जिससे आगे मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमरी डक्ट्स से होते हुए फाइनली एम्पुला से और लैक्टिफेरस डक्ट से होकर मिल्क जो है ये बॉडी से इजेक्ट आउट होता है, जो कि बेबी की नरिशमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे में हम यहाँ पर कंप्लीटली अगर बात करें तो फीमेल में दो तरह की जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स, उनके बारे में हमने ब्रीफ में यहाँ पर बात कर ली है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में बात कर ली है, और फर्दर आगे हम तैयार हैं प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस को समझने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, गैमेटोजेनेसिस जैसा कि हम नाम से ही पता लगा पा रहे हैं कि ये गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। अब मेल में चूंकि गैमेट स्पर्म्स होते हैं, ऐसे में गैमेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, जबकि फीमेल में जो गैमेट है उसे ओवम हम कहते हैं। तो जो प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस की फीमेल में वो oogenesis कही जाती है। अब वन बाय वन इन दोनों प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे, पर सबसे पहले बात हम करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो डियर स्टूडेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है ये अपने आप में 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। सबसे पहली जो फेज है इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकंड फेज को हम कहते हैं ग्रोथ फेज, और थर्ड फेज को कहते हैं मैच्योरेशन फेज। तो इन तीनों फेज को हम वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले जिस फेज की बात आ रही है मल्टीप्लिकेटिव फेज, इसमें नाम से हम कुछ अगर आइडिया लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पर नंबर्स में इंक्रीज हो रहा होगा। दरअसल जिन सेल्स को लेकर हमने बात करी
कि सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये अपनी संख्या को माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू लगातार बढ़ाती जाती हैं। ये प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ स्पैन आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ स्पैन ऑफ मेल कंटिन्यू रहती हैं। तो ऐसे में हम पाते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया की संख्या लगातार बढ़ती रहती है और आप कह लीजिए कि स्पर्म फॉर्मेशन भी कंटिन्यूअसली होता रहता है इन मेल। फर्दर जब ये स्पर्मेटोगोनिया फर्दर आगे फेज पर जाते हैं जो कि ग्रोथ फेज है, तो उसमें ये साइज में इंक्रीज होते हैं और ऐसे में ये जन्म देते हैं स्पर्मेटोसाइट्स को। तो डियर स्टूडेंट, सबसे अगर हम पहली, क्योंकि स्पर्मेटोसाइट भी यहाँ पर दो तरह की होती हैं, सबसे पहली जो होती है जो कि आप कह लीजिए कि ग्रोथ फेज का ही परिणाम है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है तो इससे आगे थर्ड फेज शुरू हो जाती है। थर्ड फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम गैमेटोजेनेसिस को ही लेकर बात कर रहे हैं तो थर्ड फेज में क्या होता है, थर्ड फेज में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें सबसे पहले मियोसिस 1 होती है। आपने सुना होगा कि दो तरह की जो सेल डिवीजन्स होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस, उनमें से मियोसिस वो डिवीजन है जिसके थ्रू गैमेट फॉर्मेशन होती है। और यहां पर हम पाते हैं कि रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस 1 में। क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं, जनरल सेल्स हैं, ये डिप्लॉयड नेचर की होती हैं, इसीलिए स्पर्मेटोगोनिया भी शुरुआत में डिप्लॉयड नेचर की ही होती हैं। जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती हैं तब इनमें मियोसिस 1 होती है और ऐसे में इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। और जब ये सेल डिवाइड करके दो सेल्स बनाती हैं, उन सेल्स को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है और क्रोमोसोम नंबर इन सेल्स के अंदर में हाफ हो चुका होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल डिप्लॉयड सेल। तो ऐसे में अगर प्लॉइडी को लेकर सवाल हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। तो आई होप ये भी आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट, मियोसिस 1 केवल एक फेज है कंप्लीट मियोसिस का, और अगला जो यहां पर स्टेप आता है, अगेन ये मैच्योरेशन फेज के ही अंतर्गत है, ये है मियोसिस 2। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन चुकी होती हैं इनमें फर्दर मियोसिस 2 होता है और ऐसे में दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड फॉर्म हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे में हम पाते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया से, या फिर आप कह लीजिए कि एक स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ही अल्टीमेटली 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। लेकिन स्पर्मेटिड अभी मैच्योर होने बाकी हैं, तभी ये जाकर स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस होती है इसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें हम पाते हैं कि स्पर्मेटिड का साइज जो है वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू स्पर्मेटोजोआ। तो ऐसे में साइज में भी काफी रिडक्शन होता है और न्यूमरस चेंजेस के साथ में स्पर्मेटोजोआ में एक टेल भी अपीयर हो जाती है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो बनने की प्रोसेस है इसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और ऐसे में स्पर्म के अगर हम स्ट्रक्चर पर बात करें तो क्या कुछ वहां पर स्ट्रक्चर जनरेट हो चुके हैं उस पर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले बात यहां पर आती है कि स्पर्म के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें या स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आता है हेड, नेक, मिडल पीस एंड देन टेल। सबसे पहले जो हेड की बात हम करते हैं तो उसका एंटीरियर मोस्ट रीजन एक्रोसोम कहलाता है, जो कि गोल्जी बॉडी से डिराइव्ड है। इसी एक्रोसोम के अंदर मल्टीपल तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि फ्यूजन कराना होता है। तो ऐसे में ये एंजाइम्स जो है उसे फैसिलिटेट करते हैं और आसानी से स्पर्म जो है उसका जेनेटिक मटेरियल फीमेल के जो ओवम है उसके अंदर एंटर कर पाता है। तो ये एक्रोसोम के जो एंजाइम्स हैं इसमें मदद करते हैं। फर्दर हम यहाँ पर जस्ट उससे बीनीथ देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है जहाँ पर मेल का जेनेटिक मटेरियल यानी उसका डीएनए भी है। फर्दर आगे जो नेक रीजन अगर हम देखते हैं या मिडल पीस रीजन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज रहते हैं।
जैसे आपको पता है कि स्पर्म के अंदर में मूवमेंट करने की क्षमता होती है, तो उसे ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया। और ऐसे में फर्दर आगे जो टेल रहती है ये वास्तव में माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट से बनी होती है, जो कि 9+2 की अरेंजमेंट पर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो टेल है उसे एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोवाइड होती है, जो कि स्पर्म को मोटाइल बनाते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट, यहां तक जो हमने डिस्कशन किया आपको स्पर्म के जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब यहां मैं आपको अगेन रिमाइंड कराऊं तो स्पर्मेटोजोआ न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं सर्टोली सेल्स से। तो अगर इन स्पर्म्स को फर्दर आगे मूव करना है तो सर्टोली सेल से इनकी डिटैचमेंट जरूरी है। ये प्रोसेस जो है इसे स्पर्मिएशन कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे में बहुत सारे जो स्पर्म्स हैं लगातार सेमिनिफेस्टिब्यूल में फॉर्म हो रहे होते हैं और ये फर्दर आगे रेटी टेस्टिस से होते हुए आप कह लीजिए कि एपिडाइमिस तक जाकर फिर स्टोर रहते हैं, और जब इजैक्यूलेशन होता है तब ये बॉडी से बाहर जाते हैं। एक सिंगल इजैक्यूलेशन में डियर स्टूडेंट 200 मिलियन से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं, जो कि सीमन के साथ ही बॉडी के से इजेक्ट आउट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हमने जो डिस्कशन कर लिया है सीमन तक की बात हमने यहां पर क्लियर कर ली है। लेकिन डियर स्टूडेंट, जो ये गैमेटोजेनेसिस है ये काफी हद तक हार्मोनल रेगुलेशन के ही अंतर्गत होता है, यानी कि हार्मोन्स का इन पर सीधा असर होता है। तो हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है वहां से शुरुआत होती है हमारे इस डिस्कशन की, जो कि हम हार्मोनल रेगुलेशन को लेकर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, हाइपोथैलेमस को वैसे भी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है, क्योंकि इसका सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। तो जो हाइपोथैलेमस है इससे रिलीज होने वाला एक हार्मोन जिसे हम GnRH कहते हैं, यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और वहां से रिलीज कराता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, जिन्हें हम कहते हैं FSH और LH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यस स्टूडेंट, मेल में LH को ICSH भी कहा जाता है, यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसके नाम से भी अगर हम एक क्लैरिटी पाने की कोशिश करें तो ये दरअसल इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं, और ये वही सेल हैं जो कि सेमिनिफेस्टिब्यूल्स के बीच में पाई जाती हैं, जिन्हें हमने लेडिग सेल कहा था। तो ये ICSH जो हार्मोन है ये ही कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराने के पीछे रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी तरफ FSH के ऊपर अगर हम बात करें तो FSH सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स को रिलीज करें, और इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये इनहिबिन हार्मोन्स भी रिलीज करवाते हैं सर्टोली सेल्स से। ये इनहिबिन हार्मोन जो है ये दरअसल आप कह सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक करने का काम करता है हाइपोथैलेमस के साथ में, और ऐसे में ये खुद ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि FSH और LH के रिलीज को कंट्रोल भी करते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट हमने यहां पर हार्मोनल रेगुलेशन भी समझ लिया है। अब हम आगे बात करते हैं oogenesis की। डियर स्टूडेंट, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को देखा कि ये वास्तव में वो प्रोसेस है जिससे हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम डिप्लॉइड प्रिकर्सर सेल्स। ऐसे में oogenesis भी हम ऐसे ही पाएंगे कि यहां भी जो गैमेट फॉर्म हो रहे हैं वो हैप्लॉइड नेचर के ही होंगे, लेकिन उनके प्रिकर्सर सेल्स डिप्लॉइड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फीमेल के अंदर ये प्रोसेस जो है ये फीटल लेवल से ही इनिशिएट हो जाती है, जहां पर न्यूमरस नंबर ऑफ oogonia प्रोड्यूस होते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट नंबर की बात करूं तो आप यहां पर कह सकते हैं 7 मिलियन oogonia प्रोड्यूस हो चुके होते हैं एट फीटर टाइम। फर्दर जब ये oogonia ओवरी का पार्ट बनते हैं, ओवरी में एंटर कर जाते हैं, तो यहां पर धीरे धीरे इनकी संख्या डिक्रीज होने लग जाती है, और ऐसे में हम पाते हैं कि ये oogonia की संख्या प्यूबर्टी
टाइम पीरियड तक आने पर लगभग आप कहें तो 60,000 से 80,000 के आसपास ही रह जाती है। लेकिन इस बीच के अंतराल में जो घटनाएं ऊगोनिया के साथ घटती हैं, हम उसके ऊपर भी बात करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, जब ऊगोनिया ओवरी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो यहां पर उनमें भी अगेन ग्रोथ फेज आती है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव फेज जो है यहां पर, वो दरअसल ओवरी से बाहर ही फीटल टाइम पीरियड में ही कंप्लीट हो चुकी होती है। यानी कि अगर मैं डिफरेंस की बात करूं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, तो मल्टीप्लिकेटिव फेज जहां स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कंटिन्यूअसली हो रहा होता है लाइफ स्पैन के दौरान भी, ऐसे में फीमेल में जो मल्टीप्लिकेटिव फेज है ये दरअसल फीटल स्टेज पर ही कंप्लीट हो चुका होता है। तो ऐसे में फीमेल में लगातार और जो ऊगोनिया है ये प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। आई होप ये चीज क्लियर है। मल्टीप्लिकेटिव फेज के बाद जब ग्रोथ फेज की हम बात करते हैं तो यहां पर ऊगोनिया साइज में इंक्रीज होकर प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन करते हैं। और प्राइमरी oocyte जो है ये प्रोड्यूस होने के बाद मैच्योरेशन फेज में अगेन यहां पर भी मियोसिस प्रोसेस होती है। तो आप ये क्लियर कट समझ पा रहे होंगे कि जो प्राइमरी oocyte है ये भी डिप्लॉयड सेल होती है, और जैसे ही इसमें मियोसिस होगी ये हैप्लॉयड गैमेट यानी ओवम को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहां थोड़ी सी और बारीकी है जिसको आपको ध्यान देना जरूरी है। जब ये डेवलपमेंट की फेज चल रही होती है और प्राइमरी oocyte लेवल पर हम यहां पर देखते हैं कि जो फीमेल का जो गैमेट है ये लगभग आप कह लीजिए कि पहुंच चुका होता है, यानी कि ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte जब है ये फॉर्म हो गई है, तो यहां पर प्रोफेज 1 में ही इसकी फर्दर आगे ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, और इसी फेज पर प्यूबर्टी तक ये oocytes रिसाइड करती हैं इन ओवरी। इसीलिए मैंने कहा था कि 60 से 80,000 ये प्राइमरी oocyte फीमेल ओवरी में पाई जाती हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अब जब प्यूबर्टी आती है और हार्मोनल जो आप कह लीजिए ग्रोथ होती है फीमेल में, उसके कारण से ही स्टिमुलेट होकर ये प्राइमरी oocyte अपने ग्रोथ को कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ाते हैं, यानी मियोसिस 1 को कंप्लीट करते हैं। और जब ये मियोसिस 1 को कंप्लीट करते हैं तब ये जन्म देते हैं सेकेंडरी oocyte को। डियर स्टूडेंट, जब ये सेकेंडरी oocyte की हम बात कर रहे हैं तो यहां हम अगेन एक बात पर एम्फेसिस करते हैं कि जो भी यहां पर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है दरअसल ये एक फॉलिकल के अंदर हो रही होती है। ठीक है, तो ऐसे में ना केवल आप यहां पर जो oocyte है उसकी ग्रोथ की बात करते हैं, बल्कि उस फॉलिकल के ग्रोथ की भी बात करते हैं जिसके अंदर ये oocyte लाई कर रही हैं। जब हमने प्राइमरी oocyte की बात करी थी वहीं पर फॉलिकल की फॉर्मेशन हो गई थी, इसलिए हम उसे प्राइमरी फॉलिकल भी कहते हैं। यानी जिस स्तर पर प्यूबर्टी के अंदर फीमेल गैमेट्स होते हैं वो प्राइमरी फॉलिकल स्टेज होती है, लेकिन जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है तब हम यहां पाते हैं कि सेकेंडरी oocyte जिस फॉलिकल के अंदर है अब वो सेकेंडरी फॉलिकल कहलाता है। तो जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं यहां पर FSH के प्रभाव में ये भी यहां पर डिवीजन करना शुरू कर देती हैं और न्यूमरस सेल्स की कवरिंग बना लेती हैं आउटसाइड oocyte, सेकेंडरी oocyte। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे में ये सेकेंडरी जो फॉलिकल यहां पर डेवलप हो रही है इसके फॉलिकुलर सेल्स ही आगे चलकर ग्रेनुलोसा सेल्स बना रहे हैं, और ये ग्रेनुलोसा सेल्स ही हैं जो कि एस्ट्रोजन रिलीज करती हैं। फर्दर इनके अलावा कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं जो कि स्ट्रोमा में पाई जाती हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी थीका सेल्स के अंदर कन्वर्ट होकर कह सकते हैं कि ग्रेनुलोसा सेल्स को कवर करती हैं, और ऐसे में धीरे धीरे ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं ये फ्लूइड भी रिलीज करती हैं जिससे कि एक कैविटी की डेवलपमेंट हो जाती है विद इन ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स चूंकि मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल लेयर्स में हैं, तो उन्हीं के बीच में एक कैविटी भी क्रिएट हो जाती है जिसे एंट्रम कहा जाता है। जब ये कैविटी प्रॉपर तरीके से काफी साइज में इंक्रीज हो जाती है तो ये स्टेज जो है ये फिर यहां पर बन चुकी होती है ग्राफियन
फॉलिकल। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ साथ मैं अगेन आपको सेकेंडरी oocyte के ऊपर लेकर जाऊं तो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 शुरू हो चुकी होती है, लेकिन यह भी मेटाफेज 2 पर जाकर स्टॉप हो जाती है। तो अब अगर मैं फॉलिकल की बात करूं तो यहां पर ग्राफियन फॉलिकल में जहां हम ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में एंट्रम कैविटी देख रहे हैं, थीका लेयर की कवरिंग देख रहे हैं, वहीं इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो मेटाफेज 2 पर ही अरेस्ट हो रखी है। डियर स्टूडेंट, फिर फाइनली जब ओवुलेशन का वक्त आता है तब ये सेकेंडरी oocyte यहां पर ओवरी से बाहर जाती है, इसे हम ओवम कहते हैं। लेकिन यहां पर आप बात ध्यान रखें कि फर्टिलाइजेशन के वक्त ही जाकर यहां पर ये मियोसिस, जो सेकेंड मियोसिस है, मियोसिस 2, ये कंप्लीट होता है। यानी कि जो हम बातें स्पर्मेटोजेनेसिस में कर रहे थे, जहां पर एक कंप्लीट सीक्वेंस हमें दिखाई दे रहा था, फीमेल के अंदर में कंप्लीशन, दरअसल जो मियोसिस 2 का कंप्लीशन है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद में जाकर होता है। ठीक है, तो अगर सवाल हमसे यह पूछा जाए कि जब ओवुलेशन होता है उस वक्त जो ओवम है उसके अंदर क्या स्टेज रहती है, तो ये दरअसल मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 पर ही अरेस्टेड होते हैं। तो आई होप ये चीज भी क्लियर है। फर्दर जब ओवुलेशन हो जाता है तो उसके बाद हम कर चुके हैं कि फिम्ब्रे कलेक्ट कर लेते हैं ओवम को, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ओवरी में जो स्ट्रक्चर रह गया, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, फॉलिकल का जो रीजन ओवरी के अंदर में रह जाता है, ये फिर फर्दर ग्रो करके कॉर्पस ल्यूटियम को जन्म देता है। कॉर्पस ल्यूटियम ही वो स्ट्रक्चर है जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करता है इन फीमेल। तो हम ये जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो वहां पर ओवुलेशन के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज होता है, आप कह लीजिए उसका अमाउंट बढ़ जाता है फीमेल बॉडी में, उसका रीजन कॉर्पस ल्यूटियम होता है। फिर आगे हम जब स्टडी करेंगे हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो इसको हम अगेन डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर दोबारा से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है टिल 28th डे। ठीक है, और जब तक अगर फर्टिलाइजेशन जैसे पहले नहीं हो पाया है तो ऐसे में फिर एंडोमेट्रियम जो है वो बर्स्ट हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो खत्म हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है, और ऐसे में प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट गिरने के कारण से एंडोमेट्रियम बर्स्ट होती है और उससे मेंस्ट्रुअल फ्लो जनरेट होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर मैंने दरअसल कनेक्शन बिठाने की कोशिश करी है, जो oogenesis हो रही होती है उसी के साथ साथ ओवरी के अंदर भी जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही होती है उन दोनों को। तो आई होप आपने इन दोनों को ही क्लियर तरीके से समझ लिया होगा। अभी तक के डिस्कशन में डियर स्टूडेंट कुछ बातें जो हैं वो हमने यहां पर मिस कर दी हैं, इसे मैं यहां पर दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसे हमने oogenesis में ये पाया कि प्राइमरी oocyte जब मियोसिस 1 से गुजरती है और प्रोफेज 1 में रुक जाती है, तो ऐसे में प्यूबर्टी में दोबारा से वो स्टार्ट होती है, रिज्यूम होती है, और ऐसे में वो एक प्राइमरी oocyte जन्म देती है 2 सेल्स को। अब यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस से एक डिफरेंस भी हमें देखने को मिलता है। क्या कि जो प्राइमरी oocyte है इससे दरअसल केवल एक ही सेकेंडरी oocyte का जन्म होगा। दूसरी जो यहां पर सेल होती है वो साइज में काफी छोटी होती है और उसे पोलर बॉडी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, उसका एज सच डायरेक्ट कोई फंक्शन जो है वो नहीं पाया जाता, वो धीरे धीरे आप कह लीजिए कि डिग्रेड ही हो जाती है। और फिर जब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 कंटिन्यू होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो कंप्लीट होती है तो अगेन वहां पर भी एक पोलर बॉडी जनरेट होती है। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट, हम यहां पर अगेन गौर करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जैसे एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स बन रहे थे, ऐसे में फीमेल में एक oogonia से, एक oocyte से मैं कहूं तो एक ही ओवम का प्रोडक्शन होता है। तो ये भी आपको यहां पर माइंड में रखने की जरूरत है। फर्दर डियर स्टूडेंट, हम अगेन अब यहां पर बात कर लेते हैं हार्मोनल रेगुलेशन की। तो डियर स्टूडेंट,
हार्मोनल रेगुलेशन में जैसे मेल में हम पाते हैं कि हाइपोथैलेमस का सिक्रीशन पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा होता है, ऐसे ही फीमेल में भी हाइपोथैलेमस से जो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स आप कह लीजिए पिट्यूटरी के एंटीरियर पोर्शन तक पहुंचते हैं, ये वहां पर अगेन FSH और LH को रिलीज करवाते हैं। और अगर मैं रोल पर जाऊं तो डियर स्टूडेंट, FSH चूंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका काफी असर देखने के लिए मिलता है जब फॉलिकुलर ग्रोथ हो रही होती है। जब हम प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल की बात करते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल या टर्शरी फॉलिकल की जब हम बात करते हैं, तो ये फॉलिकुलर ग्रोथ जो है ये FSH के स्टिमुलेशन में ही हो रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये रेस्पॉन्सिबल होता है ओवुलेशन प्रोसेस के लिए, यानी कि जब ओवरी से ओवम बाहर निकल रहा होता है तो ये LH के रेस्पॉन्स के अंतर्गत ही होता है। अभी इनके हम जो असर है इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी फर्दर आगे स्टडी करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। डियर स्टूडेंट, ह्यूमन में अगर हम बात करते हैं, चूंकि ह्यूमन एक प्राइमेट है, तो सभी जो प्राइमेट्स हैं उनके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन भी कह देते हैं। डियर स्टूडेंट, ह्यूमन में ये साइकिल चल रही होती है, ये लगभग 28 डेज या हम कह सकते हैं 1 मंथ के ऊपर एक सिक्लिकल मैनर के अंदर में चल रही होती है। ये जो प्रोसेस है ये प्यूबर्टी के ऑनवर्ड शुरू होती है। तो ऐसे में प्यूबर्टी के बाद जब फर्स्ट टाइम ये साइकिल चलती है और मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो हम इसे कहते हैं मेनार्क। ठीक है, क्योंकि वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत हुई है तो मेनार्क कहा जाता है इसे। फर्दर डियर स्टूडेंट, हम यहां पर आगे अब डिस्कशन को लेकर चल रहे हैं, तो हमें यहां पर बात करनी होगी कि 1 महीने का जो ये लगभग अंतराल है, इसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो स्टेज यहां पर आता है दैट इज मेंस्ट्रुअल स्टेज। ये वो स्टेज है जिस वक्त एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। साधारण भाषा में इसे पीरियड भी कह दिया जाता है। ये जो टाइम पीरियड है, आप कह सकते हैं जो फर्स्ट से लगभग 5th डे तक कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन ये वेरी भी कर सकता है, लेकिन आमतौर पर हम मान के चलते हैं कि 1st से 5th डे तक मेंस्ट्रुअल फ्लो का समय होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस दौरान एंडोमेट्रियम बर्स्ट हो रही होती है और उससे जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जनरेट होता है, उसी के कारण से हम यहां पर इसे मेंस्ट्रुअल फेज कह रहे हैं। फर्दर आगे जो 6ठे दिन से लेकर 13वें दिन तक का समय है, यानी 6 से 13th डे का जो समय हो, इसे हम यहां पर फॉलिकुलर फेज कहते हैं। ये वो समय है जब FSH के रेस्पॉन्स में फॉलिकुलर ग्रोथ हो रही होती है। डियर स्टूडेंट, जैसे हमने करी थी कि प्राइमरी oocyte जो है ये प्रोफेज 1 के अंदर में अरेस्ट रहती है। हर 1 महीने पर जो FSH का अमाउंट रिलीज होता है, उससे कुछ जो प्राइमरी oocyte हैं वो स्टिमुलेट होकर ग्रोथ पर जाती हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही फर्दर आगे ग्रोथ करते हुए सेकेंडरी oocyte बन पाती है। तो ऐसे में ये साइकिल हर मंथ कंटिन्यू होती है। तो यही वो बात है जो हम फॉलिकुलर फेज में कर रहे हैं। FSH के रेस्पॉन्स में फॉलिकुलर ग्रोथ होती है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल, और हम ग्रेफियन फॉलिकल तक की बात कर चुके हैं। तो ये टाइम पीरियड 6 से 13th डे तक कंप्लीट हो जाता है। फिर बात आती है यहां पर अगले स्टेज की, जो कि ओवुलेटरी फेज है। ये होता है 14th डे पर। डियर स्टूडेंट, 14th डे जो है, इसी वक्त ओवुलेशन होता है, यानी कि जो ओवम है ये ओवरी से बाहर रिलीज हो जाता है। और ये अगर हम देखें कि किसके रेस्पॉन्स में है, तो ये LH के द्वारा रेगुलेट होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा रेगुलेट ये होता है। तो इसीलिए हम इस फेज को यहां पर ओवुलेटरी फेज कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर ओवुलेशन हो गया है। और इससे अगली जो फेज है ये यहां पर ल्यूटियल फेज कही जाती है, यानी कि 15th डे से लेकर 28th डे तक का जो टाइम पीरियड है ये यहां पर ल्यूटियल फेज है। और इसके पीछे अगर हम कारण जानना चाहें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ओवुलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर ओवरी में रिसाइड करता है वो कॉर्पस ल्यूटियम होता है। ये यहां पर मेंटेन्ड रहता है फ्रॉम 15th डे टू 28th डे। तो ऐसे में उस टाइम पीरियड में ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहता है,
और ऐसे में एंडोमेट्रियम को वो मेंटेन भी रखता है। प्रोजेस्टेरॉन दरअसल वो हार्मोन है जो कि एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के पीछे रेस्पॉन्सिबल होता है। तो 28th डे पर जब कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है, ये कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है, तब प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट आप कह लीजिए कि घट जाता है और तब अगेन फिर मेंस्ट्रुअल फेज आता है जहां पर मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। तो आई होप यहां पर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को कह लीजिए कि हार्मोन्स के साथ में ही समझने की कोशिश करी है और वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट, चूंकि यहां पर हम ना केवल मेल स्पर्मेटोजेनेसिस बल्कि फीमेल oogenesis के साथ साथ उसके हार्मोनल रेगुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ चुके हैं, अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अगर मैं बात करूं तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज कर जाता है, और ऐसे में आप ये बात भी ध्यान रखिए कि मेल गैमेट हैप्लॉइड है, ऐसे ही फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है। जब ये दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स मिलते हैं तो ऐसे में डिप्लॉइड जाइगोट प्रोड्यूस होता है और यही प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करते हुए हमें यह बात जानने की ज़रूरत है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो फीमेल बॉडी में हो रही है, ऐसे में जो मेल गैमेट्स है उसका ट्रांसफ़र होना फीमेल बॉडी में ज़रूरी है। तो कॉपुलेशन प्रोसेस के थ्रू जब मेल का स्पर्म एंटर कर जाता है इनसाइड वजाइना ऑफ फीमेल, तो ऐसे में स्पर्म वहां पहुंचने के बाद ओवरी तक कैसे पहुंचे जहां पर ओवुलेशन के बाद में ओवम पाया जा रहा है, तो इसके लिए स्पर्म को मोटाइल होना जरूरी होता है। डियर स्टूडेंट, ये क्षमता स्पर्म के अंदर दरअसल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने के बाद ही आती है। ऐसे में शुरुआत में अगर हम स्पर्म को देखें तो वो वास्तव में फर्टिलाइजेशन के लिए उतना सक्षम नहीं था। जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करता है तब इसके अंदर ये क्षमता आती है और इस प्रोसेस को कैपेसिटेशन कहा जाता है। बेसिकली आप अगर इसको समझने की कोशिश करें तो स्पर्म के जो आप कह लीजिए आउटर हेड एरिया जो रहता है, ठीक है, यहां पर से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए आप कह लीजिए कि जो रीजन्स हैं उसका प्रॉपर एक्सपोजर दिलाना जरूरी होता है, जिसके कारण से इसके रिसेप्टर्स जो हैं ये यहां पर ओवम के साथ में प्रॉपर इंटरेक्शन कर पाएं। तो कैपेसिटेशन प्रोसेस के अंदर में यही क्लियर हो पाता है कि जो स्पर्म के रिसेप्टर्स हैं वे एक्सपोज हों और जाकर जब ये ओवम तक पहुंचे तो वहां पर फर्टिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से कंडक्ट की जा सके। तो डियर स्टूडेंट, जब स्पर्म यहां पर फर्दर आगे मूव करता है तो इसके लिए मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी काफ़ी रोल रहता है, और इसके अलावा हम यहां पर कहें तो यूट्रस की जो मूवमेंट है वो भी कहीं ना कहीं स्पर्म को आगे मूव करने के लिए मोटिवेट करती है, तो उसे स्टिमुलेट करती रहती है। डियर स्टूडेंट, यहां पर फर्दर अगर हम एक बात पर गौर करें तो स्पर्म जब आप कह लीजिए कि यूट्रस से होकर फिर फेलोपियन ट्यूब से होकर जब एम्पुला रीजन पर पहुंचता है, तो जो एम्पुला इस्थमस जंक्शन होता है यही वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है और इसके बाद शुरुआत हो जाती है क्लीवेज प्रोसेस की। लेकिन उस पर जाने से पहले हम अगेन इस बात पर थोड़ा सा एम्फेसिस कर लेते हैं कि स्पर्म जब यहां पर फर्टिलाइजेशन करता है तो उसमें किस किस तरह की स्टेप्स आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक्रोसोम के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन करवाने में मदद करते हैं। तो ऐसे में हाइल्यूरोनिडेज एक एंजाइम है। इसके अलावा कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को लेकर अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट, तो देखिए जब ओवम रिलीज होता है ओवुलेशन के दौरान, तो ओवम के बाहर में भी कुछ सेल्स होती हैं जो ग्रेनुलोसा सेल से ही मॉडिफाइड होकर बनी होती हैं, इन्हें कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। तो ऐसी भी एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है जो कोरोना को डाइजेस्ट कर सके, तभी स्पर्म डायरेक्ट ओवम की सरफेस तक पहुंच पाएगा। तो आई होप कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की जो बात है वो भी आपको समझ में आ गई है। इसके अलावा एक्रोसिन्स भी होते हैं जो कि ओवम की सबसे आउटरमोस्ट जो लेयर होती है जिसे जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती है। जब ये सारी प्रोसेस हो जाती हैं तब स्पर्म के जो रिसेप्टर्स हैं वो सीधे ओवम के रिसेप्टर्स के साथ में आप कह लीजिए कि कनेक्शन
बैठाकर और वहां पर फिर फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं। जैसे ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर देता है, एक और रिएक्शन ओवम के अंदर शुरू हो जाती है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। इस कॉर्टिकल रिएक्शन के अगर हम सिग्निफिकेंस को जानना चाहें तो डियर स्टूडेंट, एक ओवम को एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करे, इस चीज को गवर्न करने का काम करती है कॉर्टिकल रिएक्शन। जैसे ही एक स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर देता है, उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन के थ्रू हम ये पाते हैं कि जो ओवम है, जो कि अब फर्दर आगे अब जाइगोट बनने की तरफ में बढ़ चुकी है, उसके चारों तरफ जो रिमेनिंग हिस्सा है जोना पेल्यूसिडा का, वहां पर हार्डनिंग हो जाती है और यह हार्डनिंग किसी भी और स्पर्म को इस ओवम के साथ फर्टिलाइज करने से रोक देती है। तो ऐसे में ये पॉलीस्पर्मिक कंडीशन को होने से रोक देते हैं। तो यहां तक हमने जो बात समझी है, आई होप आपको फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड वो सारी बातें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। अब डियर स्टूडेंट, यहां पर हम आगे अगर बढ़ें तो देखो क्लीवेज यहां पर शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद अब ये एक डिप्लॉयड जाइगोट बन चुका है। ये डिप्लॉयड जाइगोट क्लीवेज प्रोसेस के थ्रू अगर हम बात करें तो डिवाइड करना शुरू करता है। डियर स्टूडेंट, क्लीवेज एक यूनिक तरह का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, जो कि साइज के अंदर में सेल्स को लगातार नहीं बढ़ाता, बल्कि अगर हम कहें तो नंबर ऑफ सेल्स को ही केवल बढ़ाता रहता है। इसको लेकर अगर हम और क्लैरिटी लेने की कोशिश करें तो ओवम दरअसल डियर स्टूडेंट साइज के अंदर काफी बड़ी होती है, जबकि हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वे साइज में काफी छोटी होती हैं। तो ऐसे में क्लीवेज होकर जो सेल्स की साइज है वो हमारी जो नॉर्मल बॉडी सेल्स की साइज होती है वहां तक लाने के लिए भी क्लीवेज का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऐसे में हम ये पाते हैं कि एक जाइगोट में जब क्लीवेज होती है, और ये भी कैसी, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, यानी कि एक जो जाइगोट है ये क्लीवेज के थ्रू दो सेल्स बनाएगा जिन्हें हम ब्लास्टोमियर सेल्स कहते हैं। और ये यहां पर अलग भी नहीं होते। क्लीवेज की एक और खासियत अगर मैं आपको बताऊं कि जब ये डिवीजन होता है तो उससे प्रोड्यूस ब्लास्टोमियर एक दूसरे से दूर नहीं जाते, ठीक है, ये दरअसल एक दूसरे से इंटैक्ट रहते हैं और ऐसे में ही यहां पर क्लस्टर बनता जाता है हर एक डिवीजन के साथ। तो सबसे पहले डिवीजन हुआ, दो ब्लास्टोमियर्स बनी, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 8। तो ऐसे में 8 सेल स्टेज तक जो हम बात करते हैं ये यहां पर मोरूला स्टेज कही जाती है। डियर स्टूडेंट, फर्दर अगर हम आगे बात करें तो ये क्लीवेज प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू होते हुए 8 से 16, 16 से 32, ठीक है। तो ऐसे में जो 8 to 16 स्टेज की जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पर फर्दर आगे इसकी डेवलपमेंट की, तो यहां पर ब्लास्टुला स्टेज आ जाती है। ब्लास्टुला स्टेज की अगर मैं आपको खासियत बताऊं तो कुछ सेल्स यहां पर आउटर रीजन के साथ में एक लेयरिंग बना लेती हैं जिन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, जबकि जो रिमेनिंग सेल्स होती हैं ये एक रीजन के पास में एक्यूमुलेट होकर इनर सेल मास की फॉर्मेशन करती हैं। डियर स्टूडेंट, ये इनर सेल मास ही वो आप कह लीजिए सेल्स है, वो क्लस्टर ऑफ सेल्स है जिससे कि कंप्लीट एम्ब्रियो फर्दर आगे डेवलप होगा। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स से डायरेक्ट एम्ब्रियो ग्रोथ नहीं होती, केवल इनर सेल मास से ही एम्ब्रियो डेराइव होता है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, अगेन मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूं कि इस दौरान जो फर्टिलाइज्ड हमारा ये एम्ब्रियो है ये मूव करते हुए 7th डे के आसपास में यूट्रस तक भी पहुंच चुका होता है, ठीक है। और यूट्रस तक पहुंचने के बाद फिर बात आती है यहां पर इम्प्लांटेशन की, यानी कि जो जाइगोट शुरुआत के अंदर में फर्टिलाइजेशन से बना था अब वो यहां पर क्लीवेज होते हुए जब स्टेज तक पहुंच चुका है, ब्लास्टुला स्टेज तक पहुंच चुका है, तो फर्दर अब आगे इसका कनेक्शन डेवलप होना जरूरी है मदर बॉडी के साथ में, बल्कि मैं कहूं तो मदर एंडोमेट्रियम के साथ में। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले जोना पेल्यूसिडा की जो लेयरिंग है उसका यहां पर बर्स्ट होना जरूरी है, क्योंकि तभी ये ब्लास्टुला कनेक्शन बना पाएगा एंडोमेट्रियम के साथ। तो ये प्रोसेस जो है जोना पेल्यूसिडा का यूं हटना, इसे जोना हैचिंग भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक की जो बात हमने करी है ये फर्दर फर्टिलाइजेशन से लेकर जब यूट्रस तक
यहां पर पहुंचता है, हमारा जो आप कह लीजिए जो फीटस की हम बात कर रहे हैं, जो एम्ब्रियो की हम बात कर रहे हैं, वो यहां पर पहुंच जाता है यूट्रस में। और अब बात आती है यहां पर इम्प्लांटेशन की। तो डियर स्टूडेंट, एंडोमेट्रियम की सेल्स जब ट्रोफोब्लास्ट के साथ में कनेक्शन में आती हैं तो यहां पर ये फॉर्मेशन करती हैं प्लेसेंटा की। ठीक है, तो प्लेसेंटा है ये दरअसल एक डिस्क शेप्ड कनेक्शन होता है। आप समझ भी पाएंगे कि जब ये राउंडेड शेप का जो हमारा ब्लास्टूला स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, जब ये जाकर एंडोमेट्रियम के साथ में कनेक्शन बनाती है तो जितना रीजन इसके साथ में कनेक्शन में आया है ये एक डिस्क शेप में होता है और यही यहां पर प्लेसेंटा, हम कह सकते हैं कि प्लेसेंटा के रूप में डेवलप होता है। तो डियर स्टूडेंट, फर्दर आगे अगर हम इसमें बात करें कि प्लेसेंटा में और क्या क्या फॉर्मेशन होती हैं, तो दरअसल डियर स्टूडेंट इन्हीं ट्रोफोब्लास्ट का जब कनेक्शन आता है एंडोमेट्रियम के साथ में तो यहां पर कॉरियोनिक विलाई जनरेट होती हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि एंडोमेट्रियम के साथ में आप कह लीजिए कनेक्शन बनाने के लिए डीप जा रही होती हैं और यही कॉरियोनिक विलाई जो है ये प्लेसेंटा का हिस्सा रहती हैं। फर्दर आगे जब यहां पर फर्दर आगे आप कह लीजिए फीटस की जब ग्रोथ होगी तो ऐसे में नरिशमेंट जो इसको चाहिए होता है ये प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर की बॉडी से लेगा। डियर स्टूडेंट, इस प्लेसेंटा से ही चूंकि हम ये बात जानते हैं कि न्यूट्रिशन ले रहा है फीटस फ्रॉम मदर बॉडी, ऐसे में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसका भी एक्सचेंजमेंट इसी प्लेसेंटा के थ्रू होता है। फर्दर आगे डेवलपमेंट में इस प्लेसेंटा से ही अम्बिलिकल कॉर्ड जनरेट होती है जिसके थ्रू एक फीटस मदर की बॉडी से कनेक्शन डेवलप करता है और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर में फीटस का ब्लड जो है वो पहुंचता है प्लेसेंटा तक जहां पर एक्सचेंजमेंट होता है न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट का विद मदर्स ब्लड। आई होप ये चीज सभी को क्लियर हो गई है। अब फर्दर आगे डियर स्टूडेंट हम बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि ये जो प्लेसेंटा डेवलप हुआ है ये आखिरकार और क्या क्या रोल निभाता है। डियर स्टूडेंट, दरअसल इससे कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होती हैं जिसे हम कहते हैं ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। डियर स्टूडेंट, ये HCG हार्मोन जो है इसका एक बहुत क्रूशियल रोल आता है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में। अगर मैं इन दोनों के बीच कनेक्शन आपके माइंड में डेवलप करने की कोशिश करूं तो डियर स्टूडेंट, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा था और उसके कारण से एंडोमेट्रियम मेंटेन्ड थी, यहां पर थ्रू आउट गैस्टेशन पीरियड उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम वैसे तो 28th डे के बाद में कॉर्पस एल्बिगेंस बनकर खत्म हो जाता है, लेकिन यहां इस केस में फर्टिलाइजेशन के केस में जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हुई है और उससे जो ये HCG हार्मोन रिलीज हो रहा है ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है जिससे प्रोजेस्टेरोन लगातार रिलीज होता रहे और ऐसे में एंडोमेट्रियम बर्स्ट ना हो, क्योंकि इस एंडोमेट्रियम की थिकनेस की रिक्वायरमेंट थ्रू आउट गैस्टेशन पीरियड रहने वाली है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि सर क्या फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या ये कंटिन्यू रहती है? डियर स्टूडेंट, जितना टाइम पीरियड, जितना गैस्टेशन पीरियड है, हम यहां पर क्लियर कट कह सकते हैं कि उस टाइम पर कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती और ऐसे में कोई मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता। इवन दो अगर हम यहां बात करें तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद भी, ठीक है, काफी समय तक आप कह लीजिए कि लगभग 6 मंथ के आसपास तक हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रिज्यूम नहीं हुई होती है। ठीक है, तो ऐसे में वो भी एक एमेनोरिया कंडीशन रहती है। ठीक है, लेक्टल एमेनोरिया हम उसे कह देते हैं। तो ऐसे में अगेन हम अपने पॉइंट पर ही आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो प्लेसेंटा है उससे रिलीज ये HCG जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करवा रहा है बाय कॉर्पस ल्यूटियम थ्रू सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा और भी हार्मोन्स का रोल यहां पर आता है, एस्ट्रोजन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन्स हैं, रिलैक्सिन्स हैं, उन सब का भी यहां पर क्रूशियल रोल आता है। डियर स्टूडेंट, इससे फर्दर आगे हम डिस्कशन लेके चलते हैं तो मैं आपको अब उस एम्ब्रियो की तरफ वापस लेकर आना चाहता हूं जहां मैंने आपको बताया था कि इनर सेल मास से ही एम्ब्रियो डेवलप होता है। डियर स्टूडेंट, ये स्टेज जो ब्लास्टोला स्टेज थी, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज थी, इसमें फर्दर आगे इनर सेल मास के अंदर सेल्स जो हैं ये और डिवाइड करेंगी और ऐसे में ये गैस्ट्रुला स्टेज तक पहुंचती हैं। गैस्ट्रुला स्टेज जो है ये वो स्टेज है जहां पर आप कह लीजिए 32 64 सेल्स पहुंच गई हैं और संख्या में अब और आगे बढ़े जा रही हैं। ठीक है,
ये वो स्टेज है जहां से हमारी जो स्पेसिफिक आप कह लीजिए कि जो अलग अलग एक्टोडर्म, मीजोडर्म, आप कह लीजिए कि और एंडोडर्म, ठीक है, ये तीनों जो लेयर्स होते हैं इनकी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। आपको पता होगा अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस तरह से 3 लेयर से डिराइव होकर बन रहा होता है तो उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो हम ह्यूमंस भी दरअसल ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। शुरुआत के अंदर में अगर हम बात करते हैं कि जब गैस्ट्रुलेशन होती है तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और फिर हम यहां पर कहते हैं क्या, हाइपोडर्म, ठीक है, हाइपोब्लास्ट की भी यहां पर बात आती है। फर्दर आगे जो डेरिवेशन होता है तीनों लेयर्स का, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का, ये जब हो जाता है उसके बाद हम पाते हैं कि अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स भी डेवलप होने लग गए हैं। जहां आपको पता है एक्टोडर्म से अगर हम बात करते हैं तो एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, हमारी जो आउटर स्किन जो एपिथेलियम है ये डेवलप होती है, ठीक है, कॉर्निया डेवलपमेंट होती है। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट कई सारे जो और ऑर्गन्स हैं वो मीजोडर्म से भी डेराइव होते हैं और एंडोडर्म से भी डेराइव होते हैं। मीजोडर्म से डेराइव होने वाले अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो जितने भी मसल्स हैं, बोन्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये सब मीजोडर्म से डेराइव होते हैं। और जो एंडोडर्म है इससे हमारी जो गट है यानी एलिमेंट्री कैनाल है, साथ ही साथ इनसे अटैच जो ग्लैंड्स हैं ये भी एंडोडर्म से ही डेराइव होती हैं। और अगर मैं और स्पेसिफिकली बात करूं तो जो जर्म सेल्स होती हैं यानी कि एक फीटस के अंदर फर्दर आगे जो गैमेट्स फॉर्मेशन होगी तो उसके लिए जो जर्म सेल्स है ये भी एंडोडर्म से ही डेराइव होती हैं। तो यहां तक की बात भी आपकी एनसीईआरटी के अंदर में क्लियर कर बताई गई है कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि इन तीनों लेयर से सेपरेटली डिराइव होते हैं। तो आई होप यहां तक की चीज भी हमें अच्छे से क्लियर हो गई है। फर्दर आगे बढ़ते हुए डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपको गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस को थोड़ा और बारीकी से समझाने की कोशिश करूं तो डियर स्टूडेंट जब हम इन तीनों लेयर की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उस वक्त जो शुरुआती जो एक्टोडर्म लेयर होती है यहां पर एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक से ही होकर जो सेल्स है ये बॉडी के अंदर इनवेजिनेट होने लग जाती हैं और उनसे जो सेल्स रिलीज होती हैं ये ही फिर फर्दर जाकर मीजोडर्म को जन्म देती हैं और एंडोडर्म को भी जन्म देती हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं कि जो पहले से जो यहां पर सेल्स मौजूद थी इन लेयर्स के रूप में, उन सेल्स का क्या होता है तो डियर स्टूडेंट इनकी भी फर्दर और सिग्निफिकेंस है और हम पाते हैं कि एम्ब्रियो के अलावा भी कुछ जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं वे भी इन एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से डिराइव होती हैं। हम ये पाते हैं कि एम्ब्रियो के अगर सबसे बाहरी अगर हम लेयरिंग की बात करें तो ये होती है कोरियन, और चूंकि ये कोरियन ही दरअसल प्लेसेंटा के अंदर में इन्वेजिनेट होकर कोरियोनिक विलाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्टोडर्म और मीजोडर्म के कलेक्टिवली कंट्रीब्यूशन से जनरेट होता है। इसके अलावा जो सेकंड लेयर होती है इसके बाद अगर हम करें तो ये होती है एमनियन। ठीक है, एमनियन भी जो है सिमिलरली जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कोरियन की, उसी तरीके से एंडोडर्म और मीजोडर्म से डेराइव होती है और इन्हें हम कलेक्टिवली अगर बात करें तो ये कही जाती हैं सोमैटोप्लूरिक मेम्ब्रेन। क्लियर है ये चीज। फर्दर अगर हम बात करें क्या कुछ और भी मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं तो यस डियर स्टूडेंट, फर्दर आगे यहां पर बात होती है एलेंटॉइस की और यॉर्क सैक की। ये दोनों ही जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इनका डेरिवेशन मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म और आप कह सके अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो हाइपोडर्म से होती है, पर उसका जो भी ओरिजिन जो है वो एंडोडर्म से ही रिलेटेड है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इन दोनों मीजोडर्म और एंडोडर्म से ही डेराइव होकर ये दोनों मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन होती है और इनको कलेक्टिवली स्प्लैंक्नोप्लूर कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से इन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इनके अंदर भी फ्लूइड भरा होता है। कोरियन के अंदर में भी फ्लूइड भरा होता है, कोरियोनिक फ्लूइड कहा जाता है। फिर एमनियन के अंदर भी एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। फिर इसके अलावा हम बात करें तो एलेंटॉइस की बात आती है और फिर इसके अलावा यॉर्क सैक की बात आती है। यॉर्क सैक डियर स्टूडेंट, चूंकि ह्यूमंस के अंदर में यॉर्क का अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हमारा जो एग होता है वो एलेसिथल एग होता है और न्यूट्रिशन के लिए हम सीधे मदर की बॉडी पर डिपेंड करते हैं,
तो ऐसे में यॉर्क सैक जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता जाता है और कॉरियन के साथ जो एलेंटॉइस है ये यहां पर मिलकर कॉरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करते हैं। ये तो दरअसल इन दोनों का ही रोल रहता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन में। तो एलेंटॉइस की अगर हम यहां पर फंक्शन को लेकर बात करते हैं तो यहां पर जो आपके लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, उनके एक्सक्रीशन से रिलेटेड काफी हद तक इसका रोल हम देख पाते हैं। जो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में हमने बात करी तो एमनियोटिक फ्लूइड से ही डियर स्टूडेंट जो हमने एमनियोसेंटेसिस के बारे में लास्ट सेशन में बात करी थी, तो एमनियोटिक फ्लूइड को ही एक्सट्रैक्ट करके उसकी सेल्स को ऑब्जर्व करते हुए सेक्स डिटर्मिनेशन भी किया जा सकता है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स का भी पता लगाया जा सकता है। अगर मैं इनके फ्लूइड की और भी आपको यहां पर सिग्निफिकेंस बताऊं तो कॉरियोनिक फ्लूइड भी जो है ये भी एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है और एम्ब्रियो को एक तरीके से बचाने की कोशिश करता है जब तक आप कह लीजिए पार्चुरेशन ना हो। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट हमने जो ये बातें करी हैं एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, इनकी सिग्निफिकेंस काफी है आपके नीट पर्सपेक्टिव से। तो आपको आई होप यहां तक की चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब डियर स्टूडेंट फाइनली हम चैप्टर के लास्ट पोर्शन पर पहुंच चुके हैं जहां पर बात होने जा रही है पार्चुरेशन और लैक्टेशन की। डियर स्टूडेंट जब गैस्टेशन पीरियड पूरा हो चुका होता है जो कि हम ह्यूमंस के अंदर लगभग 9 मंथ्स का होता है, तो उसके बाद जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, अब ये मदर बॉडी से बाहर आता है। ये प्रोसेस पार्चुरेशन कहलाती है। दरअसल फीमेल की बॉडी को इसके लिए तैयार करने के लिए हार्मोन्स का काफी क्रूशियल रोल है। ऐसे में जो रिलैक्सिन हार्मोन्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को स्ट्रेच करने में, उसके लिगामेंट्स को स्ट्रेच करने में मदद करती है ताकि जो डेवलप्ड फीटस है, जो डेवलप्ड बेबी है, वो मदर की बॉडी से आसानी से बाहर आ सके। तो ऐसे में इसके अंदर और जो हार्मोन की इंक्लूडमेंट आती है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन का बहुत क्रूशियल रोल है। डियर स्टूडेंट जब लेबर पेन को हम यहां पर डिस्कस करते हैं तो लेबर पेन जनरेट करने के पीछे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। यहां तक कि अगर हम बात करें तो अदर मैमल्स में भी ऑक्सीटोसिन का यूज करते हुए हम बहुत सारे जो कैटल्स हैं उनसे मिल्क प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आप कह लीजिए उनकी हेल्थ के ऊपर में काफी एडवर्स इफेक्ट देता है। ठीक है, नेचुरली अगर हम बात करें तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पोस्टीरियर लोब से ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और इसका रोल पार्चुरेशन करवाने के अंदर में काफी क्रूशियल है। इवन दो पार्चुरेशन के बाद जब हम बात करते हैं लैक्टेशन की तो वहां पर भी ऑक्सीटोसिन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मेमरी ग्लैंड्स में जब मिल्क प्रोड्यूस होता है उसके अंदर रोल आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का, तो उस मिल्क को इजेक्ट आउट करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन का भी रोल रहता है। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम जो मिल्क इजेक्ट होता है मदर बॉडी से उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है और ये काफी रिच होता है एंटीबॉडीज से, जो कि आप कह लीजिए बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एट दैट टाइम। क्योंकि बेबी शुरुआत के अंदर में काफी ज्यादा इम्यून नहीं होता है, तो ऐसे में शुरुआती इम्यूनिटी जो है उसको पैसिव तौर पर ये मदर के कोलोस्ट्रम से ही मिल रही होती है। तो डियर स्टूडेंट आज इस सेशन में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में शुरुआती जो रिप्रोडक्टिव आप कह लीजिए अलग अलग इवेंट्स हैं उनसे लेकर फाइनली यहां पर पार्चुरेशन और लैक्टेशन तक का कवर किया है। इसको एक सिंक्रोनाइज मैनर में मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है, ठीक है, जहां से आप एक फ्लो के तहत इस कंप्लीट चैप्टर को गो थ्रू कर लें। आई होप इस सेशन में आपको इस चीज को लेकर काफी मदद मिली होगी और आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को अब अपने माइंड के अंदर में अच्छे से मेमोराइज कर पा रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा हो। फर्दर आगे मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून। थैंक यू।